हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग साइंस के एक नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जिसे हिंदी में हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये चैप्टर आपके क्लास 7 में है और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिवर्तन। तो आप अपने दैनिक जीवन में दो तरह के परिवर्तन देखते होंगे, एक आप भौतिक परिवर्तन देखते होंगे, एक आप रासायनिक परिवर्तन देखते होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। जो आपका केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि जो इसके एग्जांपल है ना, एनसीईआरटी में जो इसके एग्जांपल दिए हैं वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा देर में समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं, हमने यहाँ पर लिखा है भौतिक परिवर्तन, जिसे हमने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। अब हम बात करते हैं किसी पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो उसके शेप होते हैं, उसके साइज होते हैं, उसकी रंग होती है, उसकी अवस्था होती है। तो ये क्या होता है? उस पदार्थ के भौतिक गुण में। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि अगर उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तो वो किस तरह के परिवर्तन हुए? भौतिक परिवर्तन हुए। यहाँ पर शेप की बात करते हैं तो देखिए मान लेते हैं एक कोई लकड़ी का ये टुकड़ा है। ठीक है, अब आप लकड़ी के टुकड़े को, इसको लकड़ी का टुकड़ा सोचिए, सपोज कीजिए कि ये आप बड़ा सा एक कागज रखे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं कि कागज के आप छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, इतना छोटे छोटे आपने टुकड़े कर दिए इस कागज के बहुत सारे। लेकिन आप देख रहे हैं कि बस इसके शेप में कागज का, तो ये भी कागज ही है और ये भी कागज ही है, तो इसके गुण में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कागज का कागज ही रहा। अब तोड़ दिए तो उसको, उस कागज को, तो वो कागज का कागज ही रहा। तो इसमें इसके गुण में तो कोई परिवर्तन हुआ, लेकिन क्या हुआ कि इसके शेप में परिवर्तन हो गया। ये बड़ा कागज था, ये छोटा कागज। तो इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं वो किस तरह के परिवर्तन होते हैं? वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी कि उसके शेप में परिवर्तन हो जाता है, उसके साइज में परिवर्तन हो जाता है, उसके कलर में परिवर्तन होता है। अब रही बात यहाँ पर हम कलर की बात करें तो देखिए आप कभी कभी लोहे के छड़ को आग पर, जैसे लिट्टी सेकते वक्त देखते हैं ना कि लिट्टी का जो स्टैंड होता है अगर उसे आप आग पर रखते हैं तो देखेंगे वो लाल कलर का हो जाता है। लेकिन तो फिर उसके बाद जब लिट्टी बन जाता है तो आप क्या करते हैं? उस स्टैंड को हटाकर चूल्हा से हटा देते हैं। तो धीरे धीरे देखेंगे कि वो लाल कलर खत्म हो गया और वो पुनः अपनी कलर में आ गया। ठीक है, तो वो जो कलर परिवर्तन हुआ, इस तरह परिवर्तन हुआ, तो वो कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। यानी कि आग पर रखे तो वो लाल कलर का हुआ और आग से हटाए तो पुनः अपनी कलर में आ गया। तो जो कलर का परिवर्तन हो रहा है, तो ये सब क्या है? ये सब आपके भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि फिजिकल चेंज उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल की बात करें यानी कि जैसे था वैसी अवस्था में पुनः ये लौट जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पर कलर का मैंने समझाया कि जैसे पहले था पुनः उसी अवस्था में लौट जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा कि फिजिकल चेंज उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का एग्जाम्पल आप इस तरह से समझें कि मान लेते हैं आपने एक कटोरा में पानी भरा, ठीक है, और आप इसे फ्रिज में रख दें। कुछ टाइम बाद देखें कि फ्रिज में ये बर्फ बन गया, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। अब फ्रिज के पानी को, जो फ्रिज का जो बर्फ था उसको फ्रिज से बाहर निकालकर आपने फिर उसे बाहर रख दिया, तो धीरे धीरे देखेंगे कि बर्फ क्या होता है? पिघलना शुरू होता है और वापस पानी बन जाता है। यानी कि क्या होता है? रिवर्स हो, क्या होता है? जिस अवस्था में था उसी अवस्था में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो सभी आपका भौतिक परिवर्तन है, सभी के सभी भौतिक परिवर्तन आपके उत्क्रमणीय नहीं होते हैं, यानी कि पुनः अपनी अवस्था में नहीं आते हैं। इसको याद रखिएगा कि सभी के सभी भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। आमतौर पर जितना भी भौतिक परिवर्तन है उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, बस आमतौर पर याद रखिएगा, सभी के सभी नहीं होते हैं। सभी के सभी की बात करें तो देखिए यहाँ पर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लेते हैं आपने एक लकड़ी लिया, ठीक है, आपने एक लकड़ी लिया। अब आप क्या कर रहे हैं कि इसे दम दरदरा पीस दे रहे हैं, दम लकड़ी को बिल्कुल चूर्ण बना दिए। मान लेते दम बहुत सारा इसका चूर्ण बना दिए, तो इसके गुण में परिवर्तन हुआ नहीं। ये भी तो आपका लकड़ी था, ये आपका लकड़ी का लकड़ी है और ये भी लकड़ी की लकड़ी है। ठीक है, लेकिन आप अब देखते हैं कि भाई यह क्या रिवर्सिबल हो सकता है या क्या चूर्ण ये पुनः लकड़ी बन सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, ये तो भाई चूर्ण हो गया। भले ये लकड़ी है, गुण में लकड़ी है, ये भी आपकी लकड़ी है, लेकिन ये चूर्ण अवस्था में और ये आपका पूरा ऐसे लंबा लकड़ी है, बड़ा सा। तो ये जो चूर्ण है, जो पिसा हुआ लकड़ी का चूर्ण है, क्या उसे पुनः आप लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये एक तरह से भौतिक परिवर्तन है, लेकिन यह उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल नहीं है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ याद रखना होगा कि सभी के सभी भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। ठीक है, इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा, बार बार इस पर क्वेश्चन पूछता है कि क्या सभी के सभी भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं? तो लोग इतना याद रखें, एनसीईआरटी में दिया है कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, लेकिन सभी के सभी नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने समझा दिया। अब देखिए हमने लिखा है कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जितने भी भौतिक परिवर्तन है इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे कि आपने यहाँ पर कागज के टुकड़े को तोड़ा, तो ये क्या है? कागज का टुकड़ा ही रह गया, तो कोई नया पदार्थ बना? नहीं बना। यहाँ पर आपने लकड़ी को पीसा, तो ये लकड़ी का तो लकड़ी ही है, कोई नया पदार्थ बना? नहीं बना। तो याद रखिएगा भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है,
अब हमने एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि देखिए कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अगर कर रहे हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं, तो वो किस तरह के परिवर्तन हुआ, वो आपके भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, इसके बाद देखिए चौक का चूर्ण यानी पाउडर बनाना। आप मान लेते हैं कोई चौक लिखे, जैसे कि आपका ब्लैक बोर्ड पर जो चौक लिया जाता है, अब आप क्या कर रहे हैं, उसको तो मिक्सर में पीस दिए। पीसने के बाद क्या आप उसे पुनः उसमें क्या करेंगे, पुनः आप उसमें पानी मिलाएंगे, चौक वाला जो पीसे है, और फिर उसको अगर गोल गोल करके शेप में धूपा में सुखा देते तो फिर से वो चौक बन जाता है। यानी कि क्या है, यह पुनः अपनी अवस्था में आ गया। तो ये किस तरह का परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, लेकिन इसको याद रखिएगा, ये जो लकड़ी का आपने दरदरा पीसा है, इसमें आप पानी मिलाकर पुनः लकड़ी नहीं बना सकता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपका रिवर्सिबल नहीं होगा। लेकिन हमने यहाँ पर समझाया कि जो चौक है, जो आप लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, उसको आप पीस देंगे। पीसने के बाद देखें तो चूर्ण हो गया। अब आप क्या करेंगे, उसमें कि पानी मिलाएंगे, पानी मिलाकर आप उसे शेप दे देंगे और धूपा में सुखा देंगे, तो फिर से वो चौक बन जाएगा। तो ये फिर पुनः अपनी अवस्था में आ गया। तो किस तरह का परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं पानी से बर्फ, आपको मैंने समझाया है। और चॉकलेट का पिघलना, देखिए डेयरी मिल्क चॉकलेट लाते दुकान से खरीद के, घर लाने में आपका वो क्या होता है, लिबिल प्लास्टिक में ही हो जाता है। अब आप क्या करते हैं, पुनः उसे क्या करेंगे, जो पिघला हुआ है पुनः फ्रिज में रखेंगे, वो कड़ा हो जाएगा, फिर आप बाहर निकालेंगे, फिर पिघल जाएगा। यानी कि वो चॉकलेट का चॉकलेट है, बस पिघल गया। तो ये किस तरह का परिवर्तन हुआ, जो आपको परिवर्तन दिख रहा है, यह किस तरह का परिवर्तन हुआ, तो ये आपके भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, आरी का ब्लेड के रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए जो आरी है, जो आरा काटने वाला होता है, अगर इसे आग में गर्म करेगा तो आपको लाल कलर का दिखेगा, लेकिन जैसे इसे आग से हटा दिया धीरे धीरे उसका लाल कलर खत्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ भी रंग में परिवर्तन हुआ है। तो ये क्या है, ये इस तरह के जो परिवर्तन हो रहे हैं आपके लाइफ में देखने को मिल रहे हैं, तो ये सभी आपके भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब बस भौतिक परिवर्तन में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि भौतिक परिवर्तन में आपका जो चीज, जो पदार्थ लिए है, उसके शेप में परिवर्तन होता है, उसके साइज में परिवर्तन होता है, उसके रंग में परिवर्तन होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। जो लकड़ी का चूर्ण है तो लकड़ी है, वो भी लकड़ी है। ठीक है, चौक का चूर्ण किए तो वो भी चौक ही बना और चौक का चूर्ण है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, फिजिकल चेंज जो होता है उत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, लेकिन सभी के सभी फिजिकल चेंज उत्क्रमणीय नहीं होते हैं, रिवर्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये अभी आपने फिजिकल चेंज को काफी अच्छे से देख लिया। अब रही बात इस केमिकल चेंज की, जिसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ से इसके जो एग्जाम्पल है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं हम केमिकल चेंज, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। हमने यहाँ पर लिखा है कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, इसमें कैसे पदार्थ बनते हैं, एक पदार्थ से एक या एक से अधिक मतलब पदार्थ बन जाते हैं, नए पदार्थ बन जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है कि केमिकल चेंज अनुक्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय यानी कि इरिवर्सिबल होता है। यानी कि हम इसे दोबारा, जैसे कि देखिए दूध का फटना क्या है, तो दूध का फटना आपका रासायनिक परिवर्तन है। अगर दूध फट गया तो क्या आप इसे सील के फिर दूध बना देंगे, नहीं बनाएंगे। वो फट गया भाई, फट गया, दूध फट गया, अब इसे पुनः दूध नहीं बना सकते जैसा दूध था। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका इरिवर्सिबल होता है। यानी कि पुनः उसी अवस्था में हम कर नहीं सकते, उस जैसा था उसके ऐसा नहीं बना सकते। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा है, आमतौर पर, यानी कि इसमें भी यही होगा कि केमिकल चेंज आपका इरिवर्सिबल होते हैं, पुनः उसी अवस्था में नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन सभी के सभी जो आपके केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल नहीं होते हैं। जितने भी आपके केमिकल चेंज है वो हमेशा इरिवर्सिबल नहीं होते हैं, इतना याद रखिएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिए कि केमिकल चेंज किस तरह का आपका चेंज है, तो आपको देगा एग्जाम में कि केमिकल चेंज आपका इरिवर्सिबल है, तो आप सही मारिएगा कि हाँ इरिवर्सिबल है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ दे कि क्या सभी के सभी केमिकल चेंज आपका इरिवर्सिबल है, अगर सभी लग गया तो समझिए कि नहीं, सभी के सभी केमिकल चेंज इरिवर्सिबल नहीं है। यानी कि इरिवर्सिबल कहने का मतलब है कि वह पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है आमतौर पर, आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल से आया हुआ है। यहाँ पर हमने लिखा है जो मैग्नीशियम है, देखिए जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को मोमबत्ती के ज्वाला के सामने जलाया जाता है, तो वह क्या होता है, सफेद रंग में फटफट करते हुए जलना शुरू कर देता है। ठीक है, सफेद कलर के साथ ये जलना मैग्नीशियम शुरू करेगा, और जलने के बाद ये क्या होता है, भस्म बन जाता है। भस्म बन गया। अब देखिए क्या हम इस जो भस्म है, इसको हम क्या बना सकते हैं, मैग्नीशियम बना सकते हैं पुनः, तो हम नहीं बना सकते हैं। अगर आप सपोज कीजिए घर में आप क्या जला रहे हैं,
अगरबत्ती जला रहे हैं, ठीक है, अगर आप घर में अगरबत्ती जला रहे हैं, अगरबत्ती जल गया, उससे जो भस्म निकला है, तो क्या उस भस्म से हम पुनः अगरबत्ती बना लेंगे? नहीं बनाएंगे। तो वो किस तरह का परिवर्तन हुआ? वो आपका केमिकल चेंज हुआ। याद रखिएगा, अगर किसी चीज का यहाँ पर जलना दिया है, जलना, तो वो क्या होता है? वो आपका केमिकल चेंज में आ जाएगा। जैसे कि यही इसको समझते हैं कि जो मैंने कागज के टुकड़ों को समझाया, देखिए अगर किसी कागज के आप टुकड़े कर रहे हैं तो वो आपका भौतिक परिवर्तन है, लेकिन अगर इस कागज को हम जला दे रहे हैं तो वो कौन सा परिवर्तन है? केमिकल। तो अगर किसी चीज का जलना दे दिया तो वो समझिएगा केमिकल, मतलब केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। देखिए ये रही मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं? मोमबत्ती की ज्वाला के सामने जलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक भस्म बन जाता है। भस्म क्या है? एक नया पदार्थ है, यानी कि इसमें एक पदार्थ बन गया भस्म। तो इसको समीकरण द्वारा समझाया गया है एनसीईआरटी में कि मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन की अवस्था, आग कैसे लगती है? उसमें ऑक्सीजन रहेगा तभी तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये कौन सा नया पदार्थ बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? एक प्रकार का भस्म है, ठीक है। एक आपका नया पदार्थ बना। अब हम इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो भस्म है, इसमें हम क्या मिलाते हैं? जल मिलाते हैं, H2O, ठीक है। इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड में हम H2O मिलाते हैं तो एक और नया पदार्थ बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि यहाँ पर एक पदार्थ मैग्नीशियम से हम यहाँ पर दो नए पदार्थ बना रहे हैं। एक आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं और एक आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसको हम जल में घोलेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। जो मैग्नीशियम है ये जलने पर क्या बनता है? ये जलने पर भस्म बनता है, ठीक है। जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जल में घोलने पर क्या बनता है? तो एक नया पदार्थ मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। जहां भी जलने की बात कर दे, घोलने की बात कर दे, तो वो सभी आपके रासायनिक परिवर्तन में आएंगे, ठीक है। देखिए और भी इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि लोहे पर जंग लगना। देखिए जंग जब लगेगा तो आप सोचेंगे कि अरे बस लोहा पर तो जंग ही लगा है तो ये आपका फिजिकल चेंज हो गया। नहीं, अगर आप जंग को साफ करेंगे तो देखेंगे लोहा के कुछ पार्ट खत्म हो गया है, वहां से मतलब झरझर हो जाता है। तो वो किस तरह का? वो तो आपका खत्म हो गया, तो वो किस तरह का परिवर्तन हुआ? केमिकल। तो याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि लोहे पर जंग लगना किस तरह का परिवर्तन है? केमिकल परिवर्तन है, ठीक है। लकड़ी का जलना और राख बन जाना। देखिए अगर सिर्फ इतना ही पूछे कि लकड़ी का जलना किस तरह का परिवर्तन है, तो जलने की बात आ गया तो ये आपका केमिकल चेंज है। अगर कोई चीज जल रही है तो वो केमिकल है। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बस तोड़ दिए हैं, उसके शेप में परिवर्तन किए तो आपका फिजिकल है, ठीक है। लेकिन आप जला दे रहे हैं। अब बताइए कोई चीज को मान लेते हैं कोई इंसान है, अगर वो जल गया तो क्या पुनः वो इंसान बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि भाई राख हो गया, खत्म हो गया। तो याद रखिएगा लकड़ी का जलना क्या है? तो ये आपका केमिकल चेंज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि भोजन का पाचन भी किस तरह का चेंज है? केमिकल। आपके सामने रोटी दे रहे हैं, आप उसको खा के पचा दे रहे हैं, क्या पुनः रोटी बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो वो किस तरह का परिवर्तन हुआ? वो आपका केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। फलों का पकना। आप आम के दिन लिए आम रखे, आम आपका पक गया तो क्या कहेंगे? ए आम तुम काचा हो जाओ। काचा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि पुनः अवस्था में नहीं आएगा। अब पक गया तो भाई पक गया। तो वो किस तरह का परिवर्तन हुआ? वो भी आपका केमिकल चेंज हुआ। यहाँ पर हमने लिखा है अंगूर का किण्वन, ये भी किस तरह का है? तो ये भी आपका केमिकल चेंज है। ये देखिए इसको आप याद रखिएगा कि प्लास्टिक और डिटर्जेंट को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाया गया है। यानी कि प्लास्टिक और डिटर्जेंट को बनाने की जो प्रोसेस है वो कौन है? तो वो भी आपका केमिकल परिवर्तन है। दोनों परिवर्तन आपको समझ में आ गया कि फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। अब हम केमिकल चेंज के एग्जाम्पल को देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी में। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके एनसीईआरटी में कुछ आपके रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल दिए गए और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक करके इसको डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले ये तो आपने अभी पढ़ा कि मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर एक नया भस्म क्या बनता है? एक नया पदार्थ क्या बनता है? भस्म बनता है। जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है यह भस्म बनता है, एक नया पदार्थ बनता है। यानी कि हम मैग्नीशियम को यदि हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो भस्म बनता है, जिसे हम MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। अब इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को यदि हम जल में मिलाते हैं, यदि इस भस्म को हम जल में मिलाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और यह एक प्रकार का बेस है, ठीक है। इसे याद रखिएगा कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का बेस है। तो ये आप समझ गए, ये आपका एनसीईआरटी में ये रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल दिया है। दूसरा एग्जाम्पल आपका ये दिया है कि जब कॉपर सल्फेट को लोहे के साथ अभिक्रिया कराने पर एक नया पदार्थ क्या बनता है? आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर बनते हैं, ठीक है।
जब हम कॉपर सल्फेट, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट को हम नीला थोथा कहते हैं, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के जब हम विलयन लेते हैं तो यह ब्लू कलर का होता है, और उस विलयन में यदि हम आयरन की बात करें तो या फिर एक कांटी डाल दीजिए उसमें, या फिर आप कोई ब्लेड भी डाल देंगे तो उस विलयन का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है, ठीक है। और ये आपका ये जो कॉपर है जो आप डाले हैं, तो इसका कॉपर पर क्या होता है, एक भूरा निक्षेप बनता है, मतलब ये थोड़ा भूरे टाइप का हो जाता है। देखिए इसको अच्छा से समझेंगे, जब हम कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट को हम नीला तोता कहते हैं, ये आपका कैसा होता है, कलर में नीला होता है, ठीक है। और जैसे ही इस कलर में आप कोई कांटी या ब्लेड को डालते हैं तो ये क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है और ये हरे रंग का हो जाता है जो विलयन है, और ये क्या हो जाता है, ये आयरन सल्फेट बन जाता है, ठीक है। हमने लिखा है ना, ये आयरन सल्फेट बन जाता है, और जो ये कॉपर प्राप्त होता है ये आपका इस पर भूरे रंग का निक्षेप हो जाता है। तो इस समीकरण को भी याद रखिएगा, एग्जाम्पल है, ये भी आपके रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल आपके एग्जाम में बुक में दिया है एनसीईआरटी में, कि सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ठीक है। जब आप सिरका जिसे हम क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं, और खाने की सोडा जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, तो उन दोनों के बीच अभिक्रिया जब कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, चूने के पानी के रंग को दूधिया कर देता है, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा है दूधिया। अब इसका आप समझिए समीकरण, देखिए विनेगर यानी कि यहाँ पर आर होगा, देखिए विनेगर की बात करें, विनेगर जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। देखिए विनेगर में यदि हम खाने की सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और इसका समीकरण वाला नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो जब हम बेकिंग सोडा को खाने विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाते हैं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एक अन्य पदार्थ बनता है। अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, चूने के पानी में मिलाएंगे, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को हम चूने के पानी में मिलाते हैं तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और इसी वजह से क्या होता है, चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। और जैसे ही चूने का पानी दूधिया रंग का हुआ तो आप उसमें समझ जाते हैं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो चूने के पानी का दूधिया रंग होने का क्या कारण है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, इसको आप क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो ये एक बार समीकरण देख लीजिए। देखिए जब हम सिरका जो आपका विनेगर है, विनेगर में कौन सा एसिड पाया था, तो एसिटिक एसिड पाया था, ठीक है। जब हम क्या बोलते हैं, सिरका और खाने की सोडा यानी कि बेकिंग सोडा को मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एक अन्य पदार्थ बनता है। और फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम चूने के पानी में मिलाते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और ये पानी कैसा होता है, चूने का पानी दूधिया रंग का होता है। चूने का पानी दूधिया होगा तो आपको समझ जाना है कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तीनों आप जो एनसीईआरटी के आपके एग्जाम्पल दिए हैं रासायनिक परिवर्तन को, तो इसे आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये तीनों आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि केमिकल चेंज में निम्न घटनाएं होती है, मतलब केमिकल चेंज में और भी आप चीजों को देखकर समझ जाएंगे कि ये क्या है, केमिकल चेंज। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि ध्वनि उत्पन्न होगा, जब केमिकल चेंज होता है तो ध्वनि उत्पन्न होता है। दूसरी बात करें कि देखिए गंध में परिवर्तन होना या नए गंध का बनना भी क्या होता है, आपका केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे कि देखिए भोजन सामग्री बासी हो जाता है, जैसे बासी भोजन आ गया तो देखते हो उसमें से कितना गंदा विषैला गंध आता है, ठीक है। तो भोजन सामग्री का बासी अथवा सड़ गल जाने पर दुर्गंध आना क्या कहलाता है, ये भी आपका किस तरह का परिवर्तन हुआ, तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन देखिए होगा तो ध्वनि उत्पन्न हो सकता है, गंध में परिवर्तन होगा या फिर नया गंध का निर्माण होगा, रंग में परिवर्तन होगा, किसी गैस का बनना यानी कोई नया गैस बनता है, या फिर उष्मा उत्पन्न होगा या प्रकाश उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये जो उत्पन्न होगा तो ये क्या होता है, ये सभी रासायनिक परिवर्तन होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम रंग में परिवर्तन की बात करें तो हमने फिजिकल चेंज में भी बताया था कि रंग में परिवर्तन होता है, लेकिन वो कैसा परिवर्तन है, और ये उसमें हमने बताया कि जब आप जैसे कि देखिए दाल छौंकने के लिए आप क्या करते हैं, दाल में छौंका लगाने के लिए आप कलछुल को रखते हैं गैस पर, तो देखते हैं कलछुल कुछ टाइम बाद क्या होता है, गर्म हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसको गैस से हटाते हैं तो वो लाल कलर हट जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है और कलछुल अपने वास्तविक रंग में आ जाता है। तो वो वास्तविक रंग में आ जाता है तो वो कौन सा हुआ, तो आपका भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन यहाँ हम रंग परिवर्तन की बात करें तो देखिए हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है सेव काटने पर भूरा रंग होना। देखिए जैसे ही आप सेव काट देते हैं, सेव काट कर कुछ मिनट छोड़ देते हैं तो देखते हैं उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है। अब वो भूरे रंग की परत को आप कितना भी साफ कर लीजिए पानी में धो धोकर तो क्या थोड़ा बहुत तो भूरा कलर रहेगा, यानी कि कलर तो जाता नहीं है। अब आप उसको हटा देते हैं चाकू से काट कर तो वो अलग बात है, ठीक है। तो जो भूरे रंग का कलर आ जाता है ये कौन है, ये आपका रंग परिवर्तन कर रहा है, यानी कि सेव का कटने पर जो भूरे रंग का कलर आता है वो कौन सा परिवर्तन हुआ, आपका रासायनिक परिवर्तन हुआ। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जब
आप ये नीला थोथा जिसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन, जो कॉपर सल्फेट का विलयन जो नीले कलर का था, अगर इसमें हम आयरन मिलाते हैं, लोहा मिलाते हैं, ब्लेड मिलाते हैं, तो ये कैसा हो जाता है, ये हरा कलर का होता है। अब बताइए हरा कलर बना, एक नया पदार्थ बना, अब इस हरे कलर को क्या हम ब्लू कलर में परिवर्तित करेंगे पहले जैसा? तो वो नहीं हो सकता है। तो ये जो रंग में परिवर्तन की बात करते हैं तो ये चेंज हो जाता है, रंग वापस फिर अपनी रंग में नहीं आता। तो ये क्या हो जाता है, ये सभी आपके केमिकल परिवर्तन, केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि उष्मा, यहाँ पर हमने लिखा है उष्मा प्रकाश अथवा किसी नए प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त होना। निर्मुक्त मतलब क्या होता है, उष्मा छेपी होता है। ठीक है, उष्मा क्या होता है, निर्मुक्त होता है और बाहर निकलता है, अथवा क्या होता है, अवशोषित होता है। ये देख लीजिएगा, देखिए कोयला, लकड़ी, मैग्नीशियम का जो फीता है, फीते का जलना, यहाँ पर मैग्नीशियम का फीता जलता है। ठीक है, तो कोयला, लकड़ी, मैग्नीशियम के फीते का जलना, ये सभी क्या है, ये सभी आपके केमिकल चेंज है। मैंने सीसी लिखा है, यानी कि सभी केमिकल चेंज है। अब याद रखिएगा ये जो जलना है, ये जो जलना, देखिए जलने पर सदैव क्या होता है, उष्मा का उत्पादन होता है। इसे याद रखिएगा कि जलने पर सदैव उष्मा का उत्पादन होगा। और जलने की जहां भी आपको क्वेश्चन में दे दे कि जल रहा है, ये जल रहा है, वो जल रहा है, तो याद रखिएगा वो सभी आपके केमिकल चेंज होंगे। ठीक है, केमिकल चेंज होने पर हमेशा आपका उष्मा उत्पन्न होता है, यानी कि कोई भी चीज को जलाइएगा तो सदैव उष्मा उत्पन्न होगा, और जलने वाली चीजें क्या होती है, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखेंगे तो यहाँ हर एक चीज से आपके क्वेश्चन पूछे गए। मैं एनसीईआरटी इस तरह से पढ़ाती हूँ लाइन बाय लाइन, जहां लगे कि इंपॉर्टेंट है। जब मैं ये पढ़ा रही थी तो मैं क्वेश्चन उसका टाइप देख रही थी कि क्या क्या मतलब किस तरह से क्वेश्चन आया। तो देखिए कि सभी आपके टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सभी आपके चीजें टर्म आपके इंपॉर्टेंट थे जो मैंने लिए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं लोहे पर जंग लगने की, जंग कैसे लगता है उसके बारे में भी देखेंगे, क्योंकि वो भी इसमें एनसीईआरटी में, इस चैप्टर में, और वहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर लोहे पर जंग कैसे लगता है इसको भी देखेंगे। तो देखिए हमने लिखा है कि लोहे में जंग लगना, ये क्या है, तो ये आपका केमिकल चेंज है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, किसी भी चीज में जंग लगता है तो क्या होता है कि वह उस चीज को धीरे धीरे करके नष्ट करने लगता है। जैसे कि मान लेते हैं आपके घर में लोहे के गेट है और दिख रहे हैं कि वहां पर जंग लग रहा है, तो अगर आप जंग को छुड़ाएंगे ना तो आपको लोहा का जो वहां पर क्या होता है, लोहा की जो परत होती है वो झरझर करके झरती है, यानी कि लोहे को भी वो क्या करती है, धीरे धीरे नष्ट करती है। जंग क्या करता है, लोहे को धीरे धीरे करके नष्ट कर देता है। और आप बताइए जो चीज नष्ट हो गई, क्या हम पुनः उसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, हमने लिखा है कि जंग लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे इन्हें नष्ट कर देता है, इसलिए क्या है, ये आपका केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, देखिए जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है, तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा वाटर, या फिर कह सकते हैं जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर, दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर कोई चीज को अगर हवा में आप छोड़ दे रहे हैं तो देखेंगे कि धीरे धीरे उस चीज पर क्या होता है, जंग लगना शुरू हो जाता है। या फिर कोई चीज आपके घर में ही है और आपके घर में नमी है, ठंडापन है, नमी है आपके घर में, तो देखेंगे कि उस चीज में भी धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है। सपोज कीजिए कि देखिए आप रसोई घर में खाना बना रही हैं और आपने तवा धो दिया, तवा धोकर और उसको ऐसे रख दिया। आप देखेंगे कि तवा का जो ये वाला परत है थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, तो तवा को ऐसे रख देंगे, इसमें थोड़ा धोकर आप पानी छोड़ दीजिए 2-3 दिन तक, और 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे तो इस पर आपको भूरा भूरा परत दिखाई देना शुरू हो जाएगा, यानी कि इस पर जंग लगना शुरू हो गया है। तो आपका कहीं भी नमी हो या फिर वायु में आप खुले छोड़ दे तो उन चीजों में जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने लिखा है कि ये एक समीकरण दिया हुआ है बुक में कि किस किस तरह से जंग लगता है। देखिए ये है लोहा, आप इसे ऑक्सीजन कहाँ से मिल जाता है, वायु में। तो वही बात करें कि अगर किसी वस्तु को वायु में आप रख देते हैं तो वहां जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त रहता है, आपकी वायु से, और जल आपके हो गए ये जल H2O। अब ये जंग लगेगा तो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, Fe2O3। ठीक है, ये क्या होता है, जंग आपका हो गया आयरन ऑक्साइड बनाता है। यानी कि हम किसी लोहे को ऑक्सीजन अथवा जल में रखेंगे तो वो आपका आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग बन जाता है। ठीक है, और जंग क्या करता है, उस चीज को धीरे धीरे करके नष्ट करता रहता है। तो ये समझ गए यहाँ पर। अब देखिए जंग को हम रोकेंगे कैसे, उसके लिए कुछ प्रोसेस दिए गए हैं, तो इसको समझते हैं। देखिए जंग आपके घर में कोई नया गेट बन के आता है तो क्या कहता है, इसको तुरंत पेंट दो, नहीं तो एक पर जंग लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप उसमें पेंट कर सकते हैं या फिर ग्रीस की परत चढ़ा देंगे उसमें। क्या करेंगे, इसको पेंट कर दें या फिर ग्रीस की परत चढ़ा देंगे तो क्या होता है, वो बच जाएगा जंग लगने से। ठीक है, दूसरा क्या है कि लोहे के ऊपर क्रोमियम, याद रखिएगा किसकी परत चढ़ाई जाती है, क्रोमियम अथवा जस्ता, जिसे हम जिंक कहते हैं, इसकी देखिए लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जैसे धातु की परत चढ़ा दिया जाता है।
परत किसकी चढ़ाता है, तो आपकी क्रोमियम की चढ़ाता है या फिर जस्ता की चढ़ाता है, इसको याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रोसेस को, प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, तो गल्वनाइजेशन, यानी कि उसे हम गल्वनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जब लोहे पर जो आपका लोहा है उस पर हम जिंक की परत तो चढ़ाएंगे, जिंक की परत, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रम को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। अब लवण समुद्र क्या है, उसमें समुद्र में तो आपका बहुत सारा नमक है, और समुद्र में जहाज चलती है, और जहाज में भी बहुत कुछ पार्ट जो होते हैं लोहे के उसमें बने होते हैं। तो आप कहेंगे कि भाई जहाज में तो जल्दी आपको जंग लगेगा, तो हाँ लगता है, इसीलिए जहाज को प्रति वर्ष जहाज के कुछ पार्ट को हमेशा चेंज किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये लवण युक्त जल में जल्दी जंग लगता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि स्टेनलेस स्टील, अब ये भी पूछा है क्वेश्चन कि स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से चीजें होती है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील में, जो स्टेनलेस स्टील है उसमें लोहे में किस किस चीज को मिलाएंगे, कार्बन को, क्रोमियम को, निकेल को, मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलकर बनाया जाता है, और इसमें जंग नहीं लगती। किसमें जंग नहीं लगती, तो स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती है, क्योंकि इसमें लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को उसमें मिलाकर बनाया जाता है। यहाँ तक आप समझ गए। ये समझिएगा कि जब जंग लगती है तो उस पर क्या क्या किया जाता है, आप पेंट कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं। इसके बाद उस पर क्रोमियम या जस्ता की परत चढ़ा सकते हैं। जस्ता की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आपका लवण युक्त जल में जल्दी आपका ये जंग लगता है। ठीक है, और किसमें जल्दी जंग नहीं लगता, तो स्टेनलेस स्टील में, क्योंकि इसमें कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर इसको बनाया जाता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए ये वाला बात करते हैं, क्रिस्टलीकरण क्या है। देखिए क्रिस्टलीकरण की बात करते हैं तो कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। यह है आपका क्रिस्टलीकरण। और क्रिस्टलीकरण याद रखिएगा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि इसको, इस पदार्थ को कैसे प्राप्त किया जा रहा है, कुछ क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके ही विलयनों से इन्हें शुद्ध करके प्राप्त किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, ये आपका एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। तो याद रखिए जो क्रिस्टलीकरण है ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन अभी तक आप जो भी एग्जाम्पल पढ़ रहे थे वो सभी आपके थे केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक परिवर्तन थे। ठीक है, तो इसको मैंने इसीलिए अलग इसको लिख दिया है क्योंकि भौतिक परिवर्तन है। तो चलिए अभी आपने एनसीईआरटी के भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को, मैंने जो चैप्टर था उसको लाइन बाय लाइन करके हर एक इंपॉर्टेंट टर्म को लिखा है। अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर भी करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए अब हम यहाँ पर इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम वायु में जलकर ए बनाता है। जब आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलेगा, वायु में जलेगा, ऑक्सीजन में जलेगा, तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO बनाता है। ठीक है, आपने भी पढ़ा। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए पहला ऑप्शन में ये है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ तो ये कट गया, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड ये भी आपका कट गया। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम वायु में जलकर क्या बना रहा है, तो मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ए को पानी में घोलकर बी विलयन बनाया जाता है, मतलब बी बनाया जाता है। तो अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं, MgO प्लस H2O। इसको जब हम पानी में घोलेंगे तो आपका बी क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, मैंने अभी पढ़ाया, तो इसकी प्रकृति आपकी क्षारकीय होती है, यानी कि बेस नेचर का होता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, और मैग्नीशियम वायु में जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है। रासायनिक परिवर्तन आमतौर पर अनुत्क्रमणीय यानी कि इरिवर्सिबल होते हैं। तो ये सही है कि केमिकल चेंज तो आमतौर पर आपका इरिवर्सिबल होता है। दूसरा कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन में अवस्था में हमेशा परिवर्तन होता है, यानी कि जो भौतिक परिवर्तन है क्या इसके स्टेज हमेशा चेंज होते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमेशा वर्ड आ गया। ठीक है, कभी कभी चेंज होते हैं, हमेशा नहीं। तो यहाँ पर आपका ए सही है और बी गलत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला, ए सही है और बी जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सभी भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय है। अब देखिए यहाँ पर लग गया सभी। हमने क्या बताया था कि आमतौर पर भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, यानी कि रिवर्सिबल होता है, वो चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सभी भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है, तो ऐसा नहीं है।
ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सभी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय यानी कि इरिवर्सिबल है। यहाँ भी बात कर दिया कि ऑल केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल, तो ये भी आपका गलत है। हमने बताया था कि आमतौर पर भौतिक परिवर्तन आपका रिवर्सिबल होते हैं और आमतौर पर रासायनिक परिवर्तन भी आपका इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। यानी कि केमिकल प्रोसेस में आपका जो चीज़ें बन जाती है ज़्यादातर वो फिर वापस अपनी अवस्था में नहीं आता है केमिकल चेंज में, और फिजिकल चेंज में ज़्यादातर वो चीज़ें अपनी अवस्था में वापस लौट जाता है। ज़्यादातर मतलब ऐसी बात की गई आमतौर पर, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर होगा कि न तो आपका ए सही है और न ही आपका बी, यानी कि यहाँ पर चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लोहे की ब्लेड को नीले रंग के विलयन में मिलाया गया, लगभग आधे घंटे बाद विलयन के रंग बदलकर क्या हो गया, हरा हो गया और कील पर भूरे रंग का जमा हो गया। इस जानकारी के आधार पर आप निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जब हम नीला थोथा जिसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, अगर उसमें हम जिसे सल्फोर जो कॉपर सल्फेट है उसमें हम कोई आयरन मिलाते हैं, ठीक है, लोहा मिलाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, यह आयरन सल्फेट बन जाता है, FeCSO4, ठीक है, आयरन सल्फेट बन जाता है और क्या निकलता है, Cu निकलता है, यानी कॉपर निकलता है। तो देखेंगे तो जो नीला थोथा था कॉपर सल्फेट था, यह कैसा था, ब्लू रंग का, और जो ये आयरन सल्फेट है ये कैसा हो गया था, ग्रीन कलर का हो गया था, हरा रंग का हो गया था। और जो ये कॉपर निकला था इस पर क्या था कि इस पर भूरे रंग का अवक्षेप आ गया था। तो हम देखेंगे क्या कह रहे हैं, हरे रंग का विलन कॉपर सल्फेट है। देखिए हरे रंग का विलन तो आयरन सल्फेट है, तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि नीले रंग का विलन आयरन सल्फेट है। अब देखिए नीले रंग का विलन तो ये था, तो ये तो कॉपर सल्फेट है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि ब्लेड पर भूरे रंग का जमाव कॉपर है, जो ये निकल रहा है कॉपर, तो इस पर देखेंगे कि भूरे रंग का जमाव हो जाता है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तीसरा जो होता है सही हो जाएगा, ठीक है। ये आप समझ गए। यहाँ पर देखिए दिया है कि ब्लेड पर भूरे रंग का जमाव आयरन ऑक्साइड है, तो आयरन ऑक्साइड नहीं, आयरन ऑक्साइड की वजह से जंग लगता है। और यहाँ पर है कि रंग चेंज हुआ है, तो ये क्या होता है, इस पर क्या होता है, भूरे रंग का जमाव क्या है, ये कॉपर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन सदा उत्क्रमणीय है। देखिए अब यहाँ पर लगा दिया है सर्वदा, ठीक है, ऑलवेज लगा दिया। अब ऑलवेज तो नहीं है, फिजिकल चेंज ऑलवेज नहीं है, आमतौर पर फिजिकल चेंज को उत्क्रमणीय माना जाता है, रिवर्सिबल, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद निर्मित नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही है कि भौतिक परिवर्तन होने पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कि इसमें ए गलत है और आपका दूसरा जो ऑप्शन है वो सत्य है। S1 असत्य है और S2 जो होता है आपका सत्य, यानी कि यहाँ पर चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल भौतिक परिवर्तन समाविष्ट है, ठीक है, केवल भौतिक परिवर्तन होना चाहिए। अब देखिए लोहे में जंग आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन आपका खत्म। दूसरा कह रहा है कि आइसक्रीम का जमना, चॉकलेट का जमना और कैंडी का घुलना, ये देखिए आपका भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि क्या होता है कि इसमें आपका सभी गुण एक ही है। क्या देखिए इसमें कोई अवस्था चेंज हो रहा नहीं। आपका आइसक्रीम का जमना है, आइसक्रीम अगर फ्रिज से हटा दीजिएगा तो फिर घुल जाएगा। चॉकलेट का पिघलना है, अगर चॉकलेट पिघल गया फिर इसको फ्रिज में डाल देगा तो चॉकलेट आपका पुनः उसी अवस्था में जाए, टाइट हो जाएगा। कैंडी का पिघलना है, आप फिर कैंडी को आप चाहेंगे तो आप टाइट कर सकते हैं। तो ये क्या है, तो ये आपका ऑप्शन क्या है, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तीसरा देखिए भोजन का पकना, ये तो आपका रासायनिक हो गया, पक गया भोजन तो फिर दोबारा काचा थोड़ी नहीं होगा। अब यहाँ पर चौथा ऑप्शन कह रहा है लोहे का जंग, देखिए फिर से आ गया, तो ये भी आपका क्या है, केमिकल चेंज है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। यहाँ पर आपका ये दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा जो है सही है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क्रोमियम लेपन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत की बात कह रहा है, क्रोमियम विद्युत लेपन के लिए उपयोग में लिया जाता है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, यह क्या है कि यह देखने में चमकीला नहीं है। पहले देखते ध्यान इसको और क्या बातें इसमें कही गई। देखिए क्रोमियम का हम लेपन क्यों करते हैं, ताकि कोई भी वस्तु को जंग लगने से हम बचा सके, ठीक है। तो देखिए यह इस पर खरोच नहीं पड़ती है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि हाँ इस पर खरोच नहीं पड़ती है। इसके बाद देखिए ये कह रहा है कि इस पर यह संचारित नहीं होता है, तो ये भी आपका सही है कि हाँ ये संचारित भी नहीं होता है। तीसरा कह रहा है इसे पूरी वस्तु के निर्माण के हिसाब से महंगा है, हाँ क्रोमियम भाई ये तो महंगा है, तो ये भी सही है। यह क्या कह रहा है कि देखने में चमकीला नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है कि नहीं ये देखने में चमकीला होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा जो यहाँ पर गलत दिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप समझ गए।
यहाँ पर कह रहा है कि क्रोमियम लेपन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, मतलब कौन सा कथन गलत है कि देखने में चमकीला नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है कि ये गलत है, क्योंकि क्रोमियम देखने में चमकीला होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय केवल रासायनिक परिवर्तनों में समाविष्ट है। ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ आपका रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। अब देखिए तेल का उबलना, मग का टूटना, कागज का जलना, ये क्या है, और पहले हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं तेल का उबलना। तेल अगर उबल रहा है और कुछ देर बाद उसको छोड़ देंगे तो फिर तेल क्या हो जाएगा, पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो ये तो आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए मग का टूटने की बात करें तो मग आपका टूट गया, लेकिन भाई वो तो मग ही है ना, उसमें नया कुछ पदार्थ थोड़ा नहीं बन जा रहा। तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन हुआ। दूसरा कह रहा है कि पानी जल में कॉपर सल्फेट का घोलना, भोजन पचना और कागज़ का कटना। देखिए ये जो कागज़ का कटना है ये तो आपका फिजिकल चेंज होगा कि भाई मान लेते हैं कोई कागज़ जिसको छोटे छोटे काट दिए, लेकिन तो ये कागज़ ही ना है, थोड़ी नहीं कोई नया पदार्थ बन गया। तो ये भी फिजिकल चेंज हुआ और ये भी आपका फिजिकल चेंज हुआ। अंडे का तोड़ना, लवण युक्त जल को उबालना और जल में स्याही को मिलाना, ये क्या है, तो ये भी आपका फिजिकल चेंज हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं जलयुक्त लवण को उबालने की बात कर रहा है। तो अब उबाल कर छोड़ देंगे तो कुछ देर बाद फिर वो अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज हुआ। यहाँ चौथा कह रहा है कि लोहे में जंग लगना केमिकल चेंज है, कागज़ का जलना भी केमिकल चेंज है। देखिए कागज़ का कटना और जलना में अंतर है। कागज़ जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, कागज़ कट जाएगा, कागज़ का टुकड़ा आपको मिल जाएगा। तो कागज़ का जलना क्या है, ये केमिकल चेंज है, और भोजन पकना भी केमिकल चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका ये क्लास समाप्त होता है, चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एंड देखिए अब आपका मात्र 3 या 4 चैप्टर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुछ दिन में आपका साइंस का ये सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। और हाँ देखिए जाकर आप लोग सब वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं NCERT के लाइन बाय लाइन पढ़ाती हूँ और हमें नहीं लगता है कि कोई चैप्टर समाप्त हो रहा है तो उससे आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो जाकर चैनल पर साइंस की प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाकर साइंस की वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ अगर आप लोग को नोट्स की ज़रूरत है तो देखिए मैं बोर्ड का स्क्रीनशॉट ऑलरेडी टेलीग्राम पर भेज देती हूँ, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आप एग्जाम के टाइम आसानी से मतलब स्क्रीनशॉट देकर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।